Yes, but a very good evening to all. Supreet, good evening to all. Is my voice clearly audible, beta? Is my voice clearly audible? यस सर। Yes, beta. So हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 23, इंट्रोडक्शन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इस चैप्टर के अंदर मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। हमारा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर मैंने आपको सब्सिडियरी, और सेकंड टॉपिक एसोसिएट, एंड थर्ड टॉपिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनका मैंने कंसेप्ट समझा दिया। सब सब्सिडियरी हम कब कंसिडर करते हैं, उसको कंट्रोल कब माना जाता है, जब आपके पास में अगर पावर होती है डायरेक्ट करने की रेलिवेंट एक्टिविटीज को, या आपके पास अगर राइट होता है वेरिएबल रिटर्न से रिलेटेड, या फिर आपके पास एबिलिटी होती है तो क्या आप रिटर्न्स वगैरह को इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज हमारा कंट्रोल माना जाता है। एसोसिएट का मैंने बताया था, जब आपके पास में अगर इन्वेस्टमेंट 20% से ज्यादा और 50% से बिलो होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। और थर्ड केस हमने पढ़ा था ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट अगर बिलो 20% होता है। ये चीज हमने पढ़ लिया था, इसका समरी हो गया था, यहाँ तक का मेरा एक्टिविटी नंबर 1 हो गया था। इसी के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, भाई हमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहली चीज तो ये पेरेंट कंपनी के लिए मैं शॉर्ट में पी लिखूंगा, सब्सिडियरी के लिए ए, और एसोसिएट के लिए ए, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए टी। तो व्हेन पेरेंट कंपनी acquires शेयर्स इन सब्सिडियरी या एसोसिएट या ट्रेड इन्वेस्टमेंट, देन एन इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो फिर आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो किया जाता है एट कॉस्ट प्राइस इन देयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने अगर आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर इन्वेस्टमेंट करा है तो मैं उसको शो करूंगा पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कंसोलिडेटेड में अलग ट्रीटमेंट होगा, मैं अभी पर्सनल की बात कर रहा हूँ। फिर एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, और अगर मुझे आपसे कोई भी डिविडेंड अगर रिसीव होता है, विल बी रिकॉर्डेड एज इन्वेस्टमेंट इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन देयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो भी आपको डिविडेंड इनकम वगैरह रिसीव होती है मुझे आपसे, तो उसको भी मैं P&L में शो करूंगा। यस बेटा कशिका बोलिए। तो मतलब अगर कोई भी पेरेंट कंपनी है और वो मतलब इन्वेस्टमेंट करती है, तो उनको दो वो बनाने पड़ेंगे, एक पर्सनल भी और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। बिल्कुल, पर्सनल अलग बनते हैं ताकि उनकी खुद की अपनी परफॉर्मेंस क्या है, वो कैसी फिजिबल हो रही है, वो कैसी है, वो चीज शो करने के लिए। और उसके अलावा एक कंसोलिडेटेड बनता है जिसमें सबका ओवरऑल भी शो किया जाता है। क्योंकि ओके सर। कंसोलिडेटेड जब बनेगा बेटा, आज अगर मान लो मैं पेरेंट कंपनी, आप मेरी सब्सिडियरी है, जब हम दोनों का मिक्सअप करके बताएंगे तो अपन दोनों के बीच की ट्रांजेक्शन तो ना दिखाऊंगा, फिर तो मैं किनकी दिखाऊंगा, आउटसाइडर्स की ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा। लेकिन जब अगर मैं दोनों को अलग अलग मान रहा हूँ, सेपरेट मान रहा हूँ, आप अलग है मैं अलग हूँ, तो फिर अपन दोनों के बीच में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो मैं बुक्स में शो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आपको गुड सेल किया है, 10 लाख का गुड सेल करा, और ईयर के एंड में मान लो वो अभी तक आपने मुझे पेमेंट नहीं करा, तो मेरी बुक्स में तो वो क्या रखा हुआ है, डेटर्स के फॉर्म में रखा हुआ है आपका नेम, और आपकी बुक्स में वो क्या रखा हुआ है, मेरा नेम क्रेडिटर्स के फॉर्म में। जब आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो दोनों चीज को शो करोगे, मैं मेरी बुक्स में डेटर के फॉर्म में शो करूंगा आपका नेम, और आप आपकी बुक्स में क्रेडिटर के फॉर्म में शो करेंगे। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वहां पर दोनों तरफ से क्या कर देंगे, उस चीज को रिमूव कर देंगे, क्योंकि कंसोलिडेटेड के अंदर हम बाहर के लोगों की ट्रांजेक्शन बताते हैं, तो कि बाहर से कितना पैसा लेना देना है वो चीज बताओ सर, घर के अंदर वाले मैटर मत बताओ हमें। मतलब कंसोलिडेटेड में हम दोनों कंपनी को एक मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्रुप बन गया बेटा हमारा। ओके सर। आगे बोला हमें, व्हेन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर मींस कंबाइंड ऑफ होल्डिंग इन सब्सिडियरी कंपनी, देन शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट कंपनी will assess to the parent company financial statements and consolidated financial statements। तो जो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही असेस करेंगे। ऐसा नहीं तो कि आप सब्सिडियरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डे टू डे बेसिस एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो चीज आपको अलाउ नहीं रहता, आप सब्सिडियरी में लिमिटेड इंटरफेरेंस कर सकते हैं। फिर आगे बोला हमें, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिपेयर इन द केस ऑफ एसोसिएट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब आपकी एसोसिएट होती है या ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो वहां पर आपको ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
यहाँ तक का मैं ऑलरेडी कल बता भी चुका था। उसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे इसके। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर, जब आप ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? हाँ पलक बोलिए। ना सर, लाइक आपकी मतलब कहने का मतलब ये एसोसिएट विद ट्रेड इन्वेस्टमेंट के केस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेंगे। हाँ, क्योंकि आई मेरा आपके ऊपर कंट्रोलिंग तो है ना बेटा। अगर मान लो मेरे पास बेटा, सपोज ये मैं ए कंपनी हूँ, ए कंपनी ने तीन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बी सी और डी। बी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है 80%, इसके अंदर 40% और इसके अंदर 15%। तो ये जो है ये तो मेरी क्या कहलाएगी? सब्सिडियरी, ये कहलाएगी एसोसिएट, और ये कहलाएगी ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ए और इसका बी का, इनके तो क्या बनेंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन सी और डी का तो सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट वगैरह वही चीज शो करेंगे ना। मैं पूरा कंसोलिडेट करके तो नहीं शो कर सकता हूँ, मेरे पास कंट्रोल तो है ना आपकी कंपनी का। गेटिंग माई पॉइंट? सर गेट इट। हाँ। तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं एसोसिएट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट के केस में, वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। अभी हम वन बाय वन उसको रीड आउट करेंगे। भाई आपका अगर एसोसिएट होता है, मैंने आपको कल बताया भी था, तो कि हम इक्विटी अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हैं। अब वो इक्विटी अकाउंटिंग मेथड क्या होता है, वो अभी मैं जब आपका टॉपिक आएगा तो वहां पर पूरा समझाऊंगा कैसे उसकी कैलकुलेशंस वगैरह होती है, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो फिर कंफ्यूजन होगा वो। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सब्सिडियरी वाले केस की। जब मैं पेरेंट कंपनी हूं और आप मेरी सब्सिडियरी हैं, तो हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन्स कैसे होगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाएंगे, वो चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सब्सिडियरी की बात करेंगे। फिर सब्सिडियरी का कंप्लीट होने के बाद में फिर एसोसिएट, फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिर वो हम वन बाय वन करेंगे। तो हमारा टॉपिक दिया है पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर, जब आप ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो क्या क्या चीजें करनी होती है। थोड़ा सा अब इन चीजों को यहाँ से ध्यान से समझना। ये जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए आज का क्लास के में भी आपको मैसेज डाला तो क्यों क्लास एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी की बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के ध्यान से उसको समझें। क्या दिया है हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडियरी, पी मतलब पेरेंट एंड एस मतलब सब्सिडियरी कंपनी, तो जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडियरी कंपनी विल बी एडेड, उनको ऐड करते जाता है। मैंने फिर वापस से बोल रहा हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं ओनली पेरेंट और सब्सिडियरी वाले केस की। सर एसोसिएट में क्या होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वो मुझे नहीं पता, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ सब्सिडियरी और पेरेंट की बात कर रहे हो। अभी हम मान लो ए कंपनी है और एक बी कंपनी, ए कंपनी पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, बी कंपनी क्या है? सब्सिडियरी। मान लो मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रखा, पीपीई का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रखा हुआ है। पेरेंट कंपनी का है 20 करोड़ और इसका है 5 करोड़। पेरेंट कंपनी का, ए कंपनी का है 20 करोड़ और बी कंपनी का है 5 करोड़। जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फिगर शो करेंगे, तो वहां पर हम फिगर शो करेंगे 25 करोड़। 20 करोड़ प्लस 5 करोड़, दैट विल बी 25 करोड़। सेकेंड पॉइंट, जब हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी विल बी कैंसिल। जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने सब्सिडियरी कंपनी के अंदर, उसको हम कैंसिल कर देते हैं विद द शेयर कैपिटल एंड प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी। सर ये क्या होता है प्री एक्विजिशन रिजर्व? इसका मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। मेरा सपोज बेटा ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। 1 अप्रैल से 31 मार्च को मेरा बिजनेस चलता है। अब मैंने अगर मान लो बिजनेस चल रहा था और 1 अप्रैल की जगह मान लो अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को, कौन सी डेट पर? 1 जुलाई को मैंने क्या किया? बिजनेस अक्वायर किया है। मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, एंड होता है 31 मार्च को। मैंने 1 जुलाई के दिन आपके बिजनेस को क्या किया है? अक्वायर किया है। अब ऐसा तो है ना, आप बेटा हमेशा बिजनेस एक्वायर करेंगे तो भाई आप डेट देख करके एक्वायर करोगे, भाई साल के पहले दिन ही एक्वायर करूँ या साल के एंड के दिन ही एक्वायर करूँ, ये जब प्रॉफिट हो गए, कभी भी जब आपका बैठ जाएगा, जब आपके पास फंड्स अरेंज हो जाएंगे तभी आप एक्वायर कर लेंगे। आपका बिजनेस भी चलता रहेगा, आप ऐसे नहीं तो कि बिजनेस को रोक देंगे थोड़े दिन के लिए। तो 1 अप्रैल से लेकर
1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, या हम बोल दें 30 जून तक के जो प्रॉफिट्स हैं, वो प्रॉफिट्स को हम क्या कहेंगे? प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। उसको हम क्या कहेंगे? प्री एक्विजिशन रिजर्व। इन शॉर्ट हम कहें तो जिस दिन आपने एक्विजिशन करा है उसके पहले के जो रिजर्व्स होते हैं उन रिजर्व्स को हम कहते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक के जो प्रॉफिट्स वगैरह होंगे उनको हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्री एक्विजिशन रिजर्व और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का कंसेप्ट समझ में आ गया? जिस दिन आपने बिजनेस अक्वायर करा उसके पहले के जो रिजर्व है उनको हम कहते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व, और जिस दिन आपने बिजनेस अक्वायर किया उसके बाद के जो रिजर्व होते हैं उनको हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। तो सर पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर? जब आपने पेरेंट कंपनी जो है, पेरेंट कंपनी ने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट शो कर रखा होगा, मैंने आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इतने रुपए का, और सब्सिडियरी कंपनी ने अपनी बुक्स में क्या कर दिखा रखी होगी? शेयर कैपिटल और प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व। फिर वापस से बोल रहा हूं, पेरेंट कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स और सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर दिया जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों अब क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं सर। तो मेरा आपसे आज के दिन से अगर कनेक्शन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, आप मेरी सब्सिडियरी बन रहे हैं, तो सर जब मैं कंसोलिडेटेड बताऊंगा तो आज के बाद की जो भी आपका होगा वो सब कुछ मैं शो करूंगा। सर पहले का जो था वो छोड़ दो, पुरानी बात है सर, वो पुरानी चीजों को हम छोड़ देंगे। तो मैं मेरे यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स हटा रहा हूँ, मेरी कंपनी में से इन्वेस्टमेंट शो हटा दूंगा मैं, मैंने आपके अंदर इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा था, और आप अपने यहाँ से शेयर कैपिटल प्री एक्विजिशन रिजर्व हटा दो। सर शेयर कैपिटल को क्यों हटा रहे हो? क्योंकि बेटा आपको अब किस नाम से जाना जाएगा? मेरे नाम से। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने कल एग्जांपल बताया था, हम टाटा ग्रुप का अगर बना रहे हैं तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसको नाम से जाना जाएगा? टाटा ग्रुप के नाम से। होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी के नाम से जाना जाएगा, तो जो सब्सिडियरी उसकी शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को कैंसिल कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट। सर इसका अमाउंट सेम रहता है? वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, डजेंट मैटर, उड़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली सेम रहेगा, आप लोगों के सिलेबस में जो है वो सेम ही रहेगा, बट अगर डिफरेंट भी आया तो डजेंट मैटर। क्लियर बात है यहाँ तक? सर ओके सर। हम्म, सर हाँ बोले। सर आपने जो ये बोला कि ये शेयर कैपिटल प्री एक्विजिशन रिजर्व, पहले तो प्री एक्विजिशन रिजर्व, ये मतलब अगर मैंने जुलाई में खरीदा है हम्म। और मेरा अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्रैल शुरू होता है तो अप्रैल से जुलाई तक का मैं प्री एक्विजिशन रिजर्व मांगूंगा। जी जी। और और जो आप शेयर कैपिटल हटाने की बात कर रहे हैं वो उतना ही शेयर कैपिटल जो पी कंपनी ने खरीदा उसको, या पूरे को ही? पूरे को भाई, क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट करता था ना आपका उतना शेयर कैपिटल, तो आपका शेयर कैपिटल पहले से एग्जिस्ट करता था। अगर आपकी कंपनी शेयर ये एक्विजिशन करने के बाद में अगर थोड़े बहुत शेयर और इशू करती है तो वो पोस्ट एक्विजिशन शेयर कैपिटल। प्री वाला वो चीज हटा देंगे हम, प्री वाला जो आपकी शेयर कैपिटल है और जो प्री एक्विजिशन शेयर कैपिटल, तो ऑब्वियसली आप लोगों के सिलेबस में वो चीज पहले का ही आएगा भी, तो क्या आपकी शेयर कैपिटल पहले से एग्जिस्ट करती है, बाद में शेयर इशू करने का वो चीज अभी आपके इस स्टेज पर कवर नहीं किया हुआ है। तो शेयर कैपिटल का पूरा फिगर रिमूव हो जाएगा और प्री एक्विजिशन रिजर्व से पूरे रिमूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं तो कि भाई मैंने आपसे 80% पोर्शन अक्वायर करा तो सर 80% पोर्शन को हटाएंगे, नहीं, पूरी शेयर कैपिटल फुल वैल्यू। ओके सर। सर मतलब एक पेरेंट कंपनी जब सब्सिडरी को एक्वायर करती है तो एक कंसिडरेशन पे तो करती है तो ये ओनर को। कंसिडरेशन तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ये वही हो गया बेटा। कंसिडरेशन का मतलब ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा है इसका मतलब कंसिडरेशन ही है। इसीलिए हटाती है सर वो, मतलब क्योंकि पे कर हाँ दिया तो पहले का हटा दो और अब नया आएगा।
नया आएगा। भाई ओके सर। आप और मैं हम एक फैमिली मेंबर बन गए हैं ना बेटा। आप मेरे छोटे ब्रदर हैं और अब हम दोनों को मिक्सअप करके दिखाना था, हम दोनों की बातें दोनों बताएंगे। अब तो अपन दोनों को बाहर के लोगों की चीज दिखाएंगे, तो क्या अपन दोनों के अंदर की बातें मत बताओ, तो क्या अपन को क्या लेना देना है। मैंने आपके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करा है, आपने मुझे क्या दिया, अंदर की बात मत बताओ, बाहर की बात बताओ। ओके सर। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट दिया है फिर इसी के बाद में हमारा, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम एंड रिटेन अर्निंग्स विल बी शोन ऑफ सर हाँ बोलिए। सर ये इन्वेस्टमेंट तो हटा देंगे हम, बट ये मेरे को शेयर कैपिटल वाला समझ नहीं आया। भाई बेटा आप जो सब्सिडियरी हैं, आपकी सब्सिडियरी का पोर्शन अब मेरे कंसोलिडेशन जब होता है तो आपका नाम तो वैसे भी शो नहीं होगा। नाम तो किसका शो होगा, मेरा शो होगा क्या? क्योंकि ग्रुप तो पेरेंट कंपनी तो मैं हूँ। तो आपकी शेयर कैपिटल तो है ना शो करूंगा मैं, शेयर कैपिटल तो किसकी शो करूंगा, मेरी शेयर कैपिटल शो करूंगा ना। क्योंकि आप तो मेरे अंडर में, आप तो मेरी फैमिली मेंबर हो गए। मैं पेरेंट कंपनी हूँ, आप मेरी फैमिली का पार्ट है। तो आप मेरी फैमिली का पार्ट है, तो आपकी शेयर कैपिटल को शो ना करके सिर्फ शेयर कैपिटल तो किसकी आएगी, मेरी। प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व वो पहले के हैं, मैंने जिस दिन एक्वायर करा उसके बाद के रिजर्व पर मेरी अथॉरिटी रहेगी। पहले का तो वो किसी और का है, उससे मुझे क्या मतलब है। तो इसलिए वो प्री एक्विजिशन रिजर्व को भी हटा देते हैं। और ओके शेयर सर। कैपिटल आपकी वाली तो मैं ले ही नहीं सकता ना बेटा, मैं तो मेरा वाला लूंगा ना, मेरे अंडर में आप मर्ज हो रहे हो। तो मुझे मेरे से मतलब रहेगा, आपकी शेयर कैपिटल क्या थी वो सब हटाओ, सब पहले की थी ना, आपने पहले इशू कर रखे थे शेयर। अभी तो इन्हें इशू करे मेरे एक्वायर करने के बाद में, पहले के तो हटा दो उनको। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? यस सर। एंड सर जो सब्सिडियरी ने जो शेयर्स इशू कर रखे थे मार्केट में, वो हाँ, तो उनके बदले में मैं मेरे शेयर दूंगा ना आपको, जो आपके तो वो शेयर मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे? एक्सचेंज होता है। फिर वो मर्जर जब होता है तो उस केस में बेटा ये होता है, तो कि आपको अगर मैं एक्वायर कर रहा हूँ तो आपके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको, उनसे शेयर मंगवा लेंगे और उनके शेयर के बदले में मैं मेरे शेयर्स दूंगा। सर जैसे उनकी वैल्यू कम ज्यादा भी हो सकती है? बिल्कुल होती है, कम ज्यादा, ज्यादा ही दिया जाता है बेटा, कम दे दिया जाता। शेयर होल्डर को लालच तो देना पड़ेगा ना, एक बेनिफिट तो देना पड़ेगा, तभी देगा देगा वो अपने शेयर वापस से। यस सर। जनरली ज्यादा ही वैल्यू होती है। यस। थर्ड पॉइंट पर अब हम आए। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग्स विल बी शोन ऑफ पेरेंट कंपनी ओनली। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम वगैरह किसका शो करेंगे, सिर्फ पेरेंट कंपनी का। किसका शो करेंगे, पेरेंट कंपनी का, सर सब्सिडियरी का नहीं लेंगे। क्यों? अगर वो पहले से रिलेटेड है। अगर वो एक्विजिशन के बाद का है तो कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम ओनली पेरेंट कंपनी का ही लेंगे। इज इट क्लियर? शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग्स। फिर बोल रहा हूं, अगर पोस्ट एक्विजिशन वाला अगर हुआ कुछ इनमें से तो वो ऐड करके दिखा देंगे, अदरवाइज तीनों में से कोई सी भी चीज नहीं लेंगे। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या लिखा, पेरेंट कंपनी का रिजर्व तो पूरा ले लेंगे, एंड सब्सिडियरी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी विल बी एडेड। और पेरेंट कंपनी के तो पूरे रिजर्व्स ले लेंगे, और सब्सिडियरी कंपनी के कौन से रिजर्व्स लेंगे, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स विल बी एडेड एंड इट विल बी शोन इन द कंसोलिडेटेड एसओएफपी। उसको हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो करेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, तो अब हम यहाँ तक की बात हमें हो गई है। ये वही चीज समझा है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार फटाफट से रीडिंग लगा लेते हैं, फिर इसको अपन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हेन द पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड शेयर्स इन अ सब्सिडियरी एसोसिएट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन द पेरेंट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एन इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट विद इन नॉन करंट असेट्स, और डिविडेंड रिसीव अगर होता है तो उसको इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर हम शो करते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिर उसके अंदर क्या हमें पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं वही चीज बता दिया आपको, एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड करना होता है, इन्वेस्टमेंट्स को कैंसिल करना होता है, वो चीज भी बता दिया। रिजर्व वगैरह के केस में अपन डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 हमारा यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको क्या बोला है इसके अंदर, थोड़ा सा समझना इसको क्या दिया है कंसेप्ट। Pegasus acquired 100% of the share capital of Sylvester on 1st January 2011 for $13 लाख। ये Pegasus ये हमारी क्या हो गई बेटा, पेरेंट कंपनी हो गई क्या? यस और सर। सिल्वेस्टर ये हमारी क्या हो जाएगी, सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी क्या?
सर कैसे सर, 100% पोर्शन अक्वायर कर रखा है ना आपने। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी का कितना परसेंट पोर्शन अक्वायर कर रखा है? 100% पोर्शन अक्वायर किया हुआ है बेटा। यस सर। और डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है आपका? 1 जनवरी 2000। 1 जनवरी 2011। कंसिडरेशन कितना है? $13 लाख इन कैश। और परचेज कंसिडरेशन दे दिया आपका, कितना है? $13 लाख। इज इट क्लियर? इन कैश। The statement of financial position of Pegasus and Sylvester at 1st January 2011। और सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है, ये भी कब का दिया है आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिया है, ये भी कब का दिया है आपको? 1 जनवरी 2011 का दिया है क्या? गेटिंग माई पॉइंट? यस। मैंने अक्वायर करा 1 जनवरी 2011 को, और उसी दिन का मुझे बैलेंस शीट दे रखी है। मतलब इस बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स लिखी हुई होगी, वो प्री एक्विजिशन की होगी या पोस्ट एक्विजिशन की होगी? प्री एक्विजिशन की। प्री समझ, एक्विजिशन। ये पॉइंट समझ में आ गया। डेट बहुत मैटर करेगी यहाँ पर। भाई हमने बेटा बिजनेस एक्वायर करा है 1 जनवरी 2011 को, और मुझे जो बैलेंस शीट दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, वो भी कब के दिए? 1 जनवरी 2011 के। अभी इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है हमें? असेट्स में हमें बता दिया पीगासस का उन्होंने, और सिल्वेस्टर की बैलेंस शीट उन्होंने खुद में बना करके दे दी है। नॉन करंट असेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स दे दिए 20,000 और 900। इन्वेस्टमेंट दे दिया इन सिल्वेस्टर 1300। फिर करंट असेट्स बता दी, इन्वेंटरी, दिस बाय दिस, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर इक्विटी, जिसके अंदर शेयर कैपिटल दे दिया 5,000 और 100, रिटेन अर्निंग्स 19,450 और 1,200। करंट लायबिलिटीज बता दी 2,500 और 260, और इनकम टैक्स पेबल बता दिया दिस बाय दिस। रिक्वायर्ड आपसे पूछा क्या? प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पीगासस ग्रुप एट 1 जनवरी 2011। आपको पीगासस ग्रुप का क्या करना है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो हमने अभी हाल पढ़ा बेटा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। उन्होंने यहाँ पर खुद ने ही फॉर्मेट्स वगैरह वो सब कुछ बना करके दे दिया, आपको फिगर शो करनी है। हमारा सबसे पहला पॉइंट दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और हमने अभी हाल पढ़ा था, हम असेट्स को क्या करते हैं? लाइन बाय लाइन, 1 बाय 1 ऐड करते हुए चलेंगे क्या, असेट्स और लाइबिलिटीज को। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है पेगासस का कितना? 20,000, और सिल्वेस्टर का दे रखा है 900। तो दोनों को ऐड करके शो कर दूंगा यहाँ पर। यस फर्स्ट ऑफ सर। ऑल तो हमारा कितना हो जाएगा? 20,000, तो ये प्लस 900 कितना हो जाएगा बेटा? 20,900। ये आ जाएगा $20,900। अच्छा, फिर दे रखा है उसी के बाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट इन सिल्वेस्टर। ये शो करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट इन सिल्वेस्टर? यस सर। अभी हाल बताया था ना बेटा, तो जब हम सिल्वेस्टर नो की तो करेंगे ना, सर। पेरेंट कंपनी की नहीं करेंगे। पेरेंट कंपनी का है, तो अभी हाल मैंने ये बताया ना, आपका पढ़ो। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी विल बी कैंसिल विद द शेयर कैपिटल एंड प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडियरी। पेरेंट कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, और सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व। क्लियर पॉइंट? तो पेरेंट कंपनी का बेटा यहाँ पर उन्होंने वही तो बता रखा है इन्वेस्टमेंट। पेरेंट कंपनी तो है पेगासस ग्रुप, उन्होंने यस सर। investment कर रखा है कितना? 1,300 का, तो इस फिगर को शो नहीं करेंगे। क्लियर पॉइंट? ओके सर। फिर आगे देखिए, हमें करंट असेट्स दे रखी है। करंट असेट्स में इन्वेंट्री दे रखा है 3,200 और 400, दोनों को ऐड करके शो कर दें। तो यहाँ पर इन्वेंट्री में आ जाएगा 3,200 प्लस 400, कितना हो जाएगा? 3,600। फिर दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दे रखे हैं? 2,500 और 175, ऐड करके शो कर देंगे 2,500 प्लस 175, 2,675। यहां तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। फिर आगे चले बेटा हम। फिर दिया कैश। कैश का फिगर हम निकालें, कैश का कितना दे रखा है?
500 और 125 ऐड करके निकल जाएगा क्या बेटा? 500 और 125, 500 प्लस 125, 625। करंट असेट्स में 3 पॉइंट आ रहे थे हमारे, तीनों पॉइंट्स का टोटल लगा दें हम। 3600 प्लस 2675 प्लस 625, तो हो गया 6900। और नॉन करंट एसेट्स का आ रहा था 20900, तो 20900 प्लस 6900, 27800। बोलो भाई, यहां तक डाउट है क्या? नो सर। ये मेरी बात हो गई कौन सी, एसेट्स पार्ट की। अब आती है फिर उसके बाद में कौन सा, लाइबिलिटी पार्ट, उसके अंदर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का फिगर कितना शो करूं भाई, बताओ मुझे। 5000 5000। 5000। हमने अभी हाल पढ़ा शेयर कैपिटल ओनली किसका शो करेंगे, पेरेंट कंपनी का ओनली। क्लियर पॉइंट। तो शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका कितना, 5000। सर ये लिख दिया 5000। अच्छा, फिर हमें रिटेन अर्निंग्स लिखना था। रिटेन अर्निंग्स कितना आएगा बेटा? रिटेन अर्निंग्स का फिगर कितना आएगा? सर 19450। 19450। अच्छा, 1200 को नहीं लेंगे क्या अपन? तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ना। वो कैंसिल हो जाएगा। सर कैंसिल क्यों कर रहे हैं अपन बेटा? क्योंकि ये पूरा का पूरा रिटेन अर्निंग्स, और ये हमारा दोनों क्या है, प्री एक्विजिशन है क्या? यस सर। यस सर। ये हमारे क्या है, प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन के पहले के हैं। सर हमने 1 जनवरी को अक्वायर करा और 1 जनवरी को एग्जिस्ट करते थे। 1 जनवरी को एग्जिस्ट करते थे। सर पता कैसे चलेगा फिर बाद में, अभी अब आगे के क्वेश्चन में देखेंगे अपन वो चीज। तो ये चीज नहीं आएगी तो बस डायरेक्टली अपन क्या कर देंगे, इसका फिगर शो कर देंगे 19450, 19450। तो इन दोनों का टोटल करा तो आ जाएगा आपका 24450। फिर उसके बाद में करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 2500 और 260, तो 2500 प्लस 260, 2760। फिर इनकम टैक्स पेबल का बता रखा है 550 और 40, तो 550 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 590। दोनों का टोटल करा 2760 प्लस 590, 3350। दोनों को ऐड करें 24450, और ये टोटल आ जाएगा आपका 27800। क्लियर पॉइंट ये? यस सर। ये आपका क्या बन गया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। उसी के अंदर उन्होंने वर्किंग नोट्स बनाने के लिए बोला था, भाई वर्किंग नोट्स बनाने, तो वर्किंग नोट्स बना दें। भाई वर्किंग नोट्स में क्या हमें ग्रुप स्ट्रक्चर प्रेजेंट करना है। भाई क्या ग्रुप स्ट्रक्चर था, तो हमारा पेगासस ने क्या करा था, अक्वायर करा था। कितना पोर्शन अक्वायर किया था, 100%। 100% पोर्शन। और कब अक्वायर करा था, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या था, 1 जनवरी 2011। किसको अक्वायर किया था, सिल्वेस्टर को। इज इट क्लियर? कैंसिलेशन यस सर। हमने करा था। पेरेंट कंपनी का कंसिडरेशन कितना था, 1300 था क्या बेटा? और सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी थी, 100। और रिटेन अर्निंग्स हमने लिखा था कितना था, 1200 था क्या बेटा? सर ये लिखा हुआ 100 और 1200, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1300 तो पेरेंट कंपनी में से कैंसिल कर देंगे, और इधर से भी कितना कैंसिल कर देंगे, 1300। आ गया पॉइंट समझ में? यस सर। चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं। उसी के बाद में फिर टॉपिक दिया है प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। अब जो अपना प्री और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व अगर आ जाए क्वेश्चन में, तो फिर कैसे ट्रीटमेंट होगा।
तो जो अभी वाला अपन ने एग्जांपल किया उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बताया है। In the previous lecture example, Sylvester net assets were represented not just by share capital but also reserves. We call these reserves pre-acquisition reserves since they were controlled by the someone else prior to the Pegasus investment on in Sylvester on 1st June 2011. भाई आपने Pegasus ने सिल्वेस्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो करा था वो कब करा था? 1 जून 2011 को। और उससे पहले वो जो इन्वेस्टमेंट था वो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स वगैरह वो कोई और मैनेज करता था। तो इसलिए वो क्या था, हमारा प्री एक्विजिशन रिजर्व्स थे, दे आर नॉट कंसोलिडेटेड, उनको हमने कंसोलिडेट नहीं किया था, एज दे आर कैंसिल्ड विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसलिए हमने उसको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यही करा था कि बेटा अपन ने। फिर आगे लिखा एनी प्रॉफिट्स मेड आफ्टर एक्विजिशन, अगर आप एक्विजिशन के बाद में कोई भी प्रॉफिट्स वगैरह बनाते हैं, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व मस्ट बी कंसोलिडेटेड इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर उनको हमें क्या करना होता है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना होता है। क्लियर पॉइंट यहां तक? यस। चलिए, तो उसी के बेसिस पर हम एक्टिविटी नंबर 3 पर आते हैं। अब इसमें क्या बोला, वही क्वेश्चन चल रहा है बेटा हमारा। वही क्वेश्चन के बाद में उन्होंने आगे क्या बोला, 3 years लेटर, पॉइंट सुनना, कितने साल बाद बेटा? 3 years लेटर आफ्टर एक्विजिशन। हमने एक्विजिशन तो कब करा था? डेट ऑफ एक्विजिशन था हमारा 1 जनवरी 2011, और उसके 3 years बाद, आफ्टर 3 years, 3 years के बाद में 31 दिसंबर 2013 को the summarized statement of financial position of Pegasus and Sylvester is as follows। ये आपको पोजीशन बताया है, कब का बताया है बेटा? 31 दिसंबर 2013 का बता रखा है। ये आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फिगर बता दिया, इन्वेस्टमेंट का फिगर बता दिया, करंट असेट्स का फिगर बता दिया, शेयर कैपिटल का फिगर बता दिया, रिटेन अर्निंग्स का फिगर बता दिया। अब रिटेन अर्निंग्स का जो फिगर दे रखा है, इस फिगर में कुछ पोर्शन तो हमने जब अक्वायर करा था तब भी एग्जिस्ट करता था क्या बेटा? हमने अभी करा था जब वहां पर रिटेन अर्निंग्स कितना रखा हुआ था? 1200 का पहले से रखा हुआ था क्या? यस सर। यस सर। तो 5200 का मेरे पास आज 3 साल बाद में उस रिटेन अर्निंग में फिगर रखा हुआ है, तो उसमें से 1200 का रिटेन अर्निंग तो मेरा प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग था क्या बेटा? इज इट क्लियर? 5200 का रिटेन अर्निंग्स है मेरे पास यहाँ पर, उसमें से 1200 का रिटेन अर्निंग्स तो मेरा प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग होगा, तो बाकी का बचा रिमेनिंग 4000 रिटेन अर्निंग, वो मेरा क्या होगा? पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग होगा क्या बेटा? यस सर। ठीक है भाई। फिर आगे करंट लायबिलिटीज दे दिया हमें 2000 और 1000, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। आपसे बोला क्या है, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पेगासस ग्रुप एज एट 31 दिसंबर 2013। आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है। वही सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का वही हम डायरेक्टली ऐड करके देखते हैं ऊपर, तो 24,000 प्लस 4200, तो ये दोनों को ऐड करें हम, 24,000 प्लस 4200 कितना हो जाएगा? 28,200। यहाँ पर आ जाएगा 28,200। फिर दे रखा है उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स इन सिल्वेस्टर शो करेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट्स इन सिल्वेस्टर शो करेंगे क्या? नो सर। नहीं करेंगे, ये शो नहीं होगा। फिर उसके बाद में दिया करंट असेट्स 8500 और 2100, तो ये करंट असेट्स का शो करेंगे 8500 प्लस 2100, तो 8500 और 2100 10,600, यहाँ पर लिख दें हम आउटर में 10,600, टोटल हो जाएगा प्लस 28,200 38,800।
ये मेरी क्या हो गई, असेट्स पार्ट। लाइबिलिटी पार्ट के अंदर अब हम चले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना शो करूंगा बेटा? सर 5,000. 5,000. ओनली पेरेंट कंपनी का ही लेंगे, तो ये 5,000 शेयर कैपिटल आ गया। रिटेन अर्निंग्स का फिगर कितना लूंगा मैं? रिटेन अर्निंग्स का फिगर कितना लूंगा? सो जो पेरेंट कंपनी है उसका तो पूरा लेंगे और उसका 4,000 लेंगे सब्सिडरी का. वेरी गुड। जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसका तो पूरा रिटेन अर्निंग्स लेंगे भाई, उसका तो पूरा लेंगे अपना, उसका पैसा तो। और जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका 5,200 दे रखा है, उसमें से प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स हम रिमूव कर देंगे। तो 5,200 में से 1,200 माइनस किया, तो आपका रिमेनिंग फिगर बचेगा कितना, 4,000। वो 4,000 को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसका वर्किंग मॉडल बनाना है। आपको रिटेन अर्निंग्स का कैलकुलेशन बताना है। एज पर क्वेश्चन कितना कितना दे रखा है? तो इसका दे रखा है 26,800, और सिल्वेस्टर का दे रखा है 5,200। उसमें से प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स जो कितना था 1,200, माइनस करा तो कितना आ जाएगा 4,000। वो कितना हो जाएगा 4,000। यहाँ पर सिल्वेस्टर का कितना परसेंट पोर्शन हमने अक्वायर कर रखा है? सिल्वेस्टर शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स, यहाँ पर हमारे पास 100% पोर्शन अक्वायर कर रखा है, तो उसकी अर्निंग का भी 100% पोर्शन लेंगे। सर अगर मान लो 80% पोर्शन अक्वायर किया हुआ होता, तो उसकी अर्निंग का भी 80% पोर्शन में क्या करता, ऐड करता। पॉइंट सुनना यहाँ पर, इन दिस क्वेश्चन 100% पोर्शन acquired by parent company, so post acquisition reserve 100% will be included if parent company holds 80% share, then post acquisition reserve into 80% share will be added। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? यहाँ पर पेरेंट कंपनी ने क्या कर रखा है, 100% पोर्शन अक्वायर कर रखा है, तो हम 100%, तो 4,000 का 100%, वही कितना होगा, 100% ही बैठेगा क्या बेटा? तो यहाँ पर हमारा 4,000 ये और हो गया। तो 26,800 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा, 30,800। तो यहाँ पर हमारा रिटेन अर्निंग्स के अंदर फिगर आ जाएगा 30,800। आउटर में लिखा 30,800। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? यहाँ तक का हम टोटल करें तो 5 प्लस ये 35,800। फिर आगे चले हम इसके बाद में, फिर क्या लिखना है हमें, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के लिए देखें हुए हम क्वेश्चन में 2,000 और 1,000 दे रखा है, तो डायरेक्टली ऐड करके लिख देंगे। ये 2,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा, 3,000। आउटर कॉलम में लिख देंगे 3,000। इधर का था टोटल हमारा 35,800 प्लस 3,000, तो हो जाएगा आपका 38,800। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर।
यस सर। ग्रुप स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वही सेम चीज आ जाएगी क्या बेटा? पीगासस ने क्या करा था? पोर्शन एक्वायर करा था। कितना पोर्शन एक्वायर किया था? 100% पोर्शन एक्वायर करा था। और डेट ऑफ एक्विजिशन कब था आपका? 1 जनवरी 2011। और कौन सी कंपनी का एक्वायर किया था? सिल्वेस्टर का। क्लियर पॉइंट? कैंसिलेशन की अगर हम बात करें, कैंसिलेशन क्या क्या किया आपने? पेरेंट कंपनी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट था? 1300 का, तो वो आपने लिया था। और इसका सब्सिडियरी कंपनी का कितना था? शेयर कैपिटल तो 100, और रिटेन अर्निंग्स कितना था? 1200 था क्या बेटा? प्री एक्विजिशन से रिलेटेड रिटेन अर्निंग्स। कौन सा वाला? प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स। वो तो 1200 ही था बेटा, तो वो 1200 वो ले लिया, तो कितना हो गया? 1300 और 1300 दोनों तरफ से नलीफाई हो गया था। यहां तक का पॉइंट क्लियर? इसमें कहीं भी यस सर। इसमें कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो बोले बेटा। सर, हम्म। से इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स में जो आपने ये 4000 दोबारा लिया, वो क्यों मतलब? क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग है ना बेटा। आपका मैंने जब अक्वायर करा था आपके बिजनेस को, तो आपके टाइम, उस टाइम पर आपके पास रिटेन अर्निंग्स रखा हुआ था 1200। तो वो तो पहले का था, वो आपका खुद का था, तो उसको मैंने हटा दिया। और मेरे अक्वायर करने के बाद में आपने 4000 का रिटेन अर्निंग अर्न किया, तो वो तो मेरे साथ में मिलेगा ना। तो ये वो नहीं, वो सही, ये नहीं, वो नीचे सिलेस्टर शेयर्स ऑफ पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स। तो वो हमने भाई यहाँ पर ये सिल्वेस्टर का निकाला था अपन ने भाई, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। और इस फिगर को फिर यहाँ पर लेंगे ना भाई, ताकि टोटल रिटेन अर्निंग्स, इस फिगर को फिर हम वहां पे शो करेंगे ना बेटा कंसोलिडेटेड एसओएफ में। इसलिए हमने निकाला है इसका। ये हमारा कंसोलिडेटेड एसओएफ में शो करना है ना हमें फिगर। फिर 4000 निकाला पहले, तो भाई सिल्वेस्टर का कितना आ रहा है पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग। फिर उसका हमें क्या करना होता है? पेरेंट कंपनी में इंक्लूड करना होता है। पेरेंट कंपनी में इंक्लूड करना है तो उसमें हमें ये भी देखना होता है कितना परसेंट पोर्शन मैंने अक्वायर करा है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैंने 100% पोर्शन अक्वायर करा है तो 100% ले लिया। अगर मैं 80% पोर्शन अक्वायर करता तो 80% लेता। 70% पोर्शन अक्वायर कर रखा तो 70% लेता। उस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर लेंगे फिर उस चीज को। ओके सर। और बोले बेटा इसमें की डाउट है तो? इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो बोले। ये क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हो गया है हमारा कंसोलिडेशन से रिलेटेड, मतलब मैंने एक बेसिक कंसेप्ट समझा दिया है कि जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स अगर बनाते हैं तो वो कैसे बनाई जाती है। बोलो बेटा इसमें कोई भी डाउट हो तो? सर। हम्म। सर, अगर बैलेंस शीट में अगर रिजर्व एंड सरप्लस हो तो उसका क्या होगा? रिजर्व सरप्लस रिटेन अर्निंग ही कहलाता है बेटा। रिजर्व सरप्लस बोल दो या रिटेन अर्निंग बोल दो, बात एक ही है। आपके यहाँ पर रिजर्व सरप्लस का नाम नहीं लिखा हुआ आएगा, आपके यहाँ ओके। पर रिटेन अर्निंग लिखा हुआ आएगा। मीनिंग वो एक मतलब सिनोनियम से बेटा, कुछ भी बोल दो आप उसको। रिटेन अर्निंग बोल दो, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोल दो, रिजर्व सरप्लस बोल दो, एक ही नाम है। वो नाम अलग अलग है, मतलब एक ही है उसका। ओके सर। यस, और कोई डाउट? आगे चलें इसमें हम। उसी के अंदर फिर हमारा दिया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एन एसोसिएट। सर अगर हमें एसोसिएट का अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है तो वो कैसे किया जाता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एन एसोसिएट, अगर हमें एसोसिएट का अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है तो वो कैसे किया जाता है, तो वो चीज का मैंने थोड़ा सा थ्योरी लिखा है, तो उसको हम देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब क्या होता है वो चीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वही चीज बताया है। रिमेंबर दैट एन एसोसिएट इज एन एंटिटी इन विच द पेरेंट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। इन द एब्सेंस ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन दिस इज presumed that when the parent company holds 20% to 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स। जब आपके पास अगर 20% से 50% अगर वोटिंग राइट्स होते हैं तो उसमें हम क्या मानते हैं? आपको एसोसिएट माना जाता है।
An investment is an associate is accounted for in consolidated financial statements using the equity method. और कोई भी इन्वेस्टमेंट है जिसको अगर एसोसिएट माना जाता है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाए जाते हैं तो वो कौन से मेथड से बनाए जाते हैं? इक्विटी मेथड से. As the parent does not have control 100% of the associate assets, liabilities, income and expenses could not be added to the parents line by line. भाई आपके पास मेरी कंपनी का 100% कंट्रोलिंग नहीं है तो इसलिए मैं सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करूंगा. Instead, significant influence is reflected by bringing in the group share of the associate. भाई हम उसका ग्रुप शेयर निकालते भी तो कि मेरे पास आपकी कंपनी का कितना परसेंट पोर्शन शेयर है, वो शेयर की वैल्यू को हम यहाँ पर पोर्शन की वैल्यू को हम शो करते हैं इन टू लाइंस इन ईच ऑफ द कंसोलिडेटेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ बिना द कंप्रिहेंसिव इनकम. कैसे शो किया जाता है वो चीज अब हम देखते हैं. तो वही पहले स्टार्टिंग में तो वही समझा दिया हमारा. हम इसको शो कैसे करते हैं? हमारा जो बैलेंस शीट बनाई जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसके अंदर हमारा नॉन करंट एसेट्स आता है और नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारा एक नया पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. क्या बोल रहा हूं मैं? नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारा एक नया हेडिंग ऐड हो जाता है. जब भी आपके पास अगर एसोसिएट्स है तो वहां पर हमारा एक नया हेडिंग आ जाता है इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट. और सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैसे कैलकुलेट होता है? उसका कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? वही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की कॉस्ट कितनी? भाई आपने मान लो 40% शेयर अक्वायर कर रखे हैं, उसके लिए मान लो आपने 20 लाख का पेमेंट करा तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो गया कितना? 40 लाख प्लस शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व. आपके पास पोस्ट एक्विजिशन मतलब जब आपने एक्वायर करा उसके बाद के जो रिजर्व्स हैं उसमें शेयर कितना है आपको. मान लो आपने 40% पोर्शन एक्वायर कर रखा है और कंपनी ने आपके एक्विजिशन करने के बाद में 20 लाख का प्रॉफिट अर्न किया तो 20 लाख का 40% पोर्शन वो आप में ऐड करेंगे. सेकंड थिंग, फिर उसके अलावा क्या लिखा हुआ है? इम्पेयरमेंट लॉस ऑन द एसोसिएट अप टू द डेट. अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है मतलब कि एसेट्स की वैल्यू वगैरह अगर क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. इम्पेयरमेंट लॉस वैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे. इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझा देता हूँ. मान लो कोई एसेट्स है, आपकी कोई मशीन है. अब मशीन का आपने केयरिंग अमाउंट शो कर रखा है बेटा 10 लाख. और जो उसकी मार्केट में रियलाइजेबल वैल्यू है वो रह गई है 9 लाख. आपने उसको बुक्स में शो कर रखा है कितने पर? 10 लाख पर फिगर को शो कर रखा है एसेट्स को. बट अगर आप उस एसेट्स की आज के टाइम पे अगर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू बोल दें हम उसकी, या रिकवरेबल वैल्यू अगर बोल दें उसकी, या हम उसकी बोल दें फेयर वैल्यू, कुछ भी आप बोल दीजिए, बात एक ही है. तो वो चीज हमारी दे रखी है कितनी? 9 लाख. मतलब मैंने एसेट्स को क्या कर रखा है? 1 लाख से ज्यादा पर शो कर रखा है क्या? तो ये जो डिफरेंस है 1 लाख रुपीज, difference of rupees 1 lakh will be impairment of assets. तो 1 लाख रुपीज जो है वो क्या कहलाएगा आपका? इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स. तो बेसिकली इम्पेयरमेंट का मतलब होता है व्हेन carrying amount of assets is higher than recoverable amount then assets value have to reduce. assets की वैल्यू को हमें क्या करना होता है? have to reduce. So by the amount assets reduce, जिस अमाउंट से आप assets को reduce करते हैं known as impairment value. उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? impairment value.
इम्पेयरमेंट वैल्यू की कैलकुलेशन का पार्ट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है अभी। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी रहेगी। भाई इतने रुपए से इम्पेयरमेंट हुआ है, तो बस आपको फिगर फाइंड आउट करनी है, वो फिगर अप्लाई करनी है। तो जब हमें इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट निकालना है तो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लेंगे। उसमें जो भी आपका पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह हुआ है तो वो माइनस कर देंगे। तो जो प्लस माइनस करके आपकी जो फिगर आती है वो फिगर हमारी कहलाती है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और उस फिगर को हम कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स हेडिंग के अंदर एक नया हेडिंग डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, और वहां पर उस वैल्यू को शो कर दिया जाएगा। समझ में आ गया है बेटा ये पॉइंट सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो वही चीज यहाँ पर हमें बता दिया, अगर बैलेंस शीट में हमें शो करना है तो वही नॉन करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ एसोसिएट पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस कर देंगे। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कैसे निकलता है, वही एक्विजिशन आपका जो है उसमें से प्री एक्विजिशन रिजर्व को माइनस कर दो, आपका पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व आ जाएगा। उसका जो भी पोर्शन है उतना परसेंट पोर्शन हम ऐड कर देंगे, इम्पेयरमेंट हुआ है तो माइनस कर देंगे। यहां तक की बात हो गई सर। ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। यहां तक का पॉइंट मेरा कवर अप हो गया है। इसको पहले आप इस पार्ट को यहां तक का कंप्लीट कर लीजिए। आप लोगों के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एसोसिएट से रिलेटेड क्वेश्चन कवर अप नहीं होगा, लिखा हुआ भी उन्होंने। द एफएफए और एफए सिलेबस रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अकाउंटिंग। आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कंसेप्ट क्या है। बट यू विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस यूजिंग इक्विटी अकाउंटिंग टेक्निक्स इन योर एग्जाम। आपके इसके एग्जाम में बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा, तो कि उसका पूरा कैलकुलेशंस पार्ट वगैरह और इन डेप्थ आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आपसे थोड़ली ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कंसोलिडेशन का जो हमने आगे का पार्ट पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो उसी के बेसिस पर हमारा ये एसोसिएट से रिलेटेड ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है। इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 को अभी करा दूं क्या पूरा चैप्टर फिनिश बेटा? फिर 5 मिनट और लगेंगे, करा दूं कंप्लीट? करवा दो सर। Yes. चलो तो कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को, 5 मिनट्स और लगेंगे, कोई बात नहीं। देख लिया हम इस चैप्टर क्या बोला है इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर। ध्यान से सुनिएगा। पी ऑन सेवरल सब्सिडियरीज, पी के पास में बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्सिडियरीज हैं। ऑन 1st जनवरी 2015 P purchased 30% of the ordinary shares of A। उनके पास में बहुत अलग अलग तरह की सब्सिडियरीज हैं। पी ने क्या करा है बेटा, ए कंपनी है उनका 30% पोर्शन एक्वायर करा है ऑर्डिनरी शेयर्स का फॉर $1 लाख। और कितने में? परचेज कंसिडरेशन बता दिया हमारा कितना है, $1 लाख। आगे क्या बोला हमें, एज रिटेन अर्निंग्स वर $40,000 एट द डेट। मतलब जिस दिन आपने बिजनेस अक्वायर करा था उस दिन आपका रिटेन अर्निंग रखा था कितना, $40,000। रिटेन अर्निंग आपका रखा हुआ था एट डेट ऑफ एक्विजिशन, वो कितना था, $40,000। आगे कहा हमें एज एट 31st दिसंबर 2017 एज रिटेन अर्निंग हैड राइजन टू $90,000। कब बेटा, 31st दिसंबर 2017 को, आफ्टर 1 ईयर। हमने अक्वायर कब कर लिया था, 2015 में, 2 साल बाद का बता रहा है। कितना हो चुका है रिटेन अर्निंग्स, $90,000। तो हमारा रिटेन अर्निंग्स एट 31st दिसंबर 2017 को रखा हुआ है कितना, $90,000। आगे बोला हमें एज प्रॉफिट एंड अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2017 were 24,000 and 6,000 respectively। ए के प्रॉफिट्स बता दिए और अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम बता दिया, कितना है, 6,000, 24,000 एंड $6,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट है
24,000 एंड अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम है $6,000. A has not paid any dividend since the acquisition date. उन्होंने अभी जब से एक्विजिशन किया तब से कोई डिविडेंड पे नहीं करा है. Up to 31st December 2016, there was no impairment of the investment in the associates. कोई impairment नहीं हुआ associates के अंदर. But during the year 31st December 2017, the investment in the associates suffered an impairment loss of $3,000. और करंट ईयर के अंदर आपका impairment loss हुआ है कितने का? $3,000 का. आगे क्या बोला हमें? आपसे बोला है प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द अकाउंट शोइंग हाउ ए शुड बी अकाउंटेड फॉर. भाई हमने जो एसोसिएट है उससे रिलेटेड हमें अगर प्रेजेंटेशन शो करना है तो वो कैसे प्रेजेंटेशन आएगा वो चीज हमें बताना है. तो हमें वही अभी हाल हमने सीखा भी एसोसिएट को जब हमें प्रेजेंट करना होता है तो हम कहाँ पे शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. तो हमने सबसे पहले तो भाई कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ 31 दिसंबर 2017 नॉन करंट एसेट्स उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स. फिगर अभी हम निकालते हैं. फिगर कैसे आया वो अब हम निकालते हैं. फिगर निकालने का वही हमारा हमने फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? हमने इन्वेस्टमेंट कितना करा था? परचेस कंसिडरेशन $1,00,000. तो ये हमने लिखा कितना? $1,00,000. कॉस्ट ऑफ एसोसिएट हो गया. ये हम इसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन जो कितना है? $1,00,000. फिर उसके बाद में हम क्या लेते हैं? यहाँ पर फिर हमने पढ़ा था उसके बाद में क्या लेते हैं हम? शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व. पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में उसका शेयर कितना है? तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व हमें निकालने हैं. तो बेटा यहाँ पर हमारे पास रिजर्व थे कितने? 90,000. और जिस दिन हमने एक्वायर करा था उस दिन हमारे पास रिजर्व रखे हुए थे कितने? 40,000. तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कितने हो गए बेटा? कितने हो गए हमारे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व? 50,000. 50,000. फिर वापस से बोल रहा हूँ, जिस दिन हमने एक्वायर करा था उस दिन मेरे पास रिजर्व्स रखे हुए थे कितने? 40,000. और बाद में मेरे रिजर्व्स बढ़ करके कितने हो गए? 90,000. तो 90 माइनस 40 $50,000. 90 माइनस 40 $50,000. और मैंने कितना परसेंट पोर्शन एक्वायर कर रखा है? 30% पोर्शन एक्वायर कर रखा है क्या बेटा? तो जो आपके रिजर्व्स हैं उसका कितना परसेंट पोर्शन मेरे में जाएगा? 30% पोर्शन. तो ये 90 माइनस 40 50,000. 50,000 का 30% 15,000. ये समझ में आ गया? 90 माइनस 40,000 50,000. 50,000 का 30% जो कितना हो जाएगा? 15,000. और इम्पेयरमेंट लॉस हमें दे रखा था 3,000. ये हमें दिया हुआ था इम्पेयरमेंट लॉस 3,000. वो लिखा हमने 3,000. तो आपका फिगर आ गया $1,12,000. क्लियर पॉइंट ये? $1,12,000. उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बता दिया. रिटेन अर्निंग्स का भी कैसे प्रेजेंटेशन हमारा एसोसिएट है. हाँ पलक बोलिए. वो पोस्ट एक्विजिशन का था तो लाइक उसका भी 30% क्योंकि 30% हमने एक्वायर किया है. हाँ भाई हमने 50,000 का आपका पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व था और मेरे पास कितना पोर्शन है आपका? 30%. तो ऑब्वियसली जो आपने प्रॉफिट अर्न करा उसका 30% पोर्शन ही तो मैं लूंगा ना. मैं पूरा प्रॉफिट तो ना ले सकता हूँ बेटा. Yes. हाँ तो वो चीज हमारा निकाला हमने. यहाँ पर रिटेन अर्निंग्स का वर्किंग नोट बता दिया कैसे आया. 90 माइनस 40 50,000. 50,000 का कितना परसेंट? 30%. 15,000. 15,000 में से वही इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर दिया 3,000. तो आपका फिगर आ गया था कितना? 12,000. 12,000 को हमने वो यहाँ पर 50 माइनस 3 12,000 उसमें ऐड करा 1,00,000 में. तो 1,12,000. आगे बात समझ में यहाँ तक? इसी के अलावा हमें उससे रिलेटेड प्रॉफिट और करंट ईयर का वो भी बता रखा था. अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम 24,000 6,000. इसका हम कहाँ पे शो कर दें? पीएनएल के अंदर. तो पीएनएल के अंदर भी देख लो. पीएनएल के अंदर कैसे शो करेंगे? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम. वही आप शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट. कितना था एसोसिएट का प्रॉफिट? 24,000. कहाँ लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ
एसोसिएट ने करंट ईयर में प्रॉफिट कितना किया था 24,000, उसका वही कितना परसेंट 30%, 24,000 का 30%, उसमें से इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 4,200। और ये तो हमारा हो जाएगा किसमें, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर। और अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, कितना फिगर था हमारा 6,000, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम था 6,000, तो 6,000 का वही 30%, जो कितना हो जाएगा 1,800। ये दोनों फिगर आ गए 4,200 और 1,800। ये मेरा क्या हो गया, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात बेटा यहां तक की? और इसके यस अंदर सर। एक लास्ट ये एक्टिविटी नंबर 4 दिया है, इसको और खत्म कर देते हैं ताकि चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए आप मुझे अब इसमें बताइएगा क्या लिखा हुआ है एक्टिविटी नंबर 4 में। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसोसिएट इज ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो एसोसिएट से रिलेटेड ट्रू है। फर्स्ट पॉइंट दिया, एसोसिएट्स आर कंसोलिडेटेड इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एसोसिएट को हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट किया जाता है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से। सेकंड पॉइंट दिया, एन एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच द पेरेंट हैज कंट्रोल। एसोसिएट वो एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पेरेंट का कंट्रोल होता है। थर्ड पॉइंट दिया, एसोसिएट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग द इक्विटी अकाउंटिंग मेथड। जो एसोसिएट्स होते हैं उनको हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इक्विटी अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हुए शो करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, एन एसोसिएट्स इज एन एंटिटी इन विच द पेरेंट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एसोसिएट वो एंटिटी है जिसके अंदर उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सर थ्री 2 एंड एंड 3। फोर 2 और 3, या और कुछ आएगा बेटा? 3 and 4। एसोसिएट के केस में क्या पेरेंट के पास कंट्रोल होता है क्या बेटा? कंट्रोल के लिए आपके पास कितना परसेंट पोर्शन होना चाहिए, 50%? फर्स्ट केस हमारा रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। भाई आपका कंसोलिडेटेड तो मैंने आपको बता चुका हूं, एसोसिएट्स को कंसोलिडेट नहीं करते। सेकंड पॉइंट दिया था एसोसिएट का पेरेंट के पास कंट्रोल होता है, बिल्कुल नहीं होता बेटा, सब्सिडियरी का होता है कंट्रोल। और फिर थर्ड स्टेटमेंट दिया, उसको इक्विटी अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हैं, बिल्कुल यही करते हैं। और एसोसिएट के केस में पेरेंट के पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यही तो पढ़ा था अपन ने, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3 एंड 4। इज इट क्लियर? सर हाँ बोलिए। सर जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा है एसेट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम्म तो ग्रुप थोड़ी ना होगा सर। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब यहाँ पर है तो कि भाई मैंने एक कंपनी के अंदर कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दूसरी कंपनी के अंदर अगर कर रखा है तो फिर वहां पर तो कंसोलिडेटेड सबका मिक्स करके शो करूंगा ना मैं। जरूरी तो है ना मेरे पास सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, मैंने अगर बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जब आप ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आपकी कंपनी में अगर मैंने 50% से कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपका पोर्शन जो है वो मैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर उसमें शो करके ऐड कर दूंगा, शो तो करूंगा ना बेटा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ग्रुप ओके फाइनेंशियल। सर। और कोई डाउट? ये हमारा चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट हो गया है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अगर किसी का कोई भी टॉपिक अगर रिमेनिंग है तो उसको एक बार वीडियोस वगैरह देख करके एक बार वापस से एकता मैम से आप मैसेज करके रिकॉर्डिंग्स ले लेना, एक बार अच्छे से कवर अप कर लेना। कल हम इसी के अंदर चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे तो अब उसके अंदर थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा हमारा, तो इसलिए यहाँ तक का आज आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मैंने आज इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लिया है ताकि ये चीज कवर अप हो जाए। अच्छा एक सेकंड। तो एमए की क्लास